हम लोग बात कर रहे थे आपका निवारक कार्यवाहियों पे, और निवारक कार्यवाहियों में सबसे लास्ट की कार्यवाही बची है। इसके बाद जो एक्चुअल सीआरपीसी है वो शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अपराधों के विचारण के संबंध में, अपराधों के अन्वेषण के संबंध में जो भी प्रावधान वहां बनाए गए वे सारे के सारे अब शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे लास्ट जो कार्यवाही है निवारक प्रकृति की, वो अब शुरू हो रही है। आपका अध्याय 12 कहता पुलिस का निवारक कार्य, ये पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन है। अपराध का होना ये कभी भी अच्छी बात नहीं है, और अपराध हो जाए फिर विचारण करते आप घूमो, इससे बढ़िया अपराध हो ही ना। और पुलिस चूंकि वो एजेंसी ही केवल अपराधों के निवारण के लिए, अपराधों के अन्वेषण के लिए या अपराध न हो इसी के लिए बनी है, तो कुछ निवारक शक्तियां पुलिस को भी दी गई। और यहां कह रहा है कि पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, यानी आप किसी पुलिस ऑफिसर से ये अपेक्षा नहीं कर सकते वो खड़े खड़े देखे सिर्फ इसलिए कि उसका जुडिक्शन नहीं है। कहता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से अंतक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। जो शब्द दिए अगर इन्हें पूरे विस्तार के साथ पढ़ा जाए तो जुडिक्शन इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई पुलिस ऑफिसर कहां तैनात है इसका कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी प्लेन लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। उसने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी है, यानी कांस्टेबल टू डीजीपी, कहता प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध के संबंध में चूंकि उसे आपकी अन्वेषण की ताकतें ही नहीं है, तो असंज्ञेय अपराध की सूरत में वो अधिकतम आपको नाम पता जानने के प्रयोजनों से रोक कर रखेगा, और अगर आपका नाम पता ज्ञात नहीं कर पाएगा तो जाएगा आपको लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष, और वो भी 24 आवर्स तक आप अगर नहीं बताएंगे, अदरवाइज उसकी अन्वेषण संबंधी कोई शक्तियां ही नहीं। ये बात अभी स्पष्ट होगी जब हम एफआईआर पर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन यहां निवारण की बात है, तो निवारण के संबंध में उसने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध का, यानी वो कहीं भी है और संज्ञेय अपराध उसके समक्ष अगर हो रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। मैंडेटरी लैंग्वेज ये इस्तेमाल हुई है। कोई इस ढंग के सवाल नहीं उठ सकते कि वो ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर नहीं है। ये भी नहीं कहा उसने कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तब उसका कर्तव्य होगा कि अपनी पूरी सामर्थ्य से संज्ञेय अपराधों का निवारण करे। वो तो बड़ी सामान्य भाषा ये उपयोग की है। कहा प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध, न तो तैनाती स्थल के संबंध में, न पदीय कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है ही नहीं, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी बनाई है। और इसलिए आप देखते भी हैं कि जब आप सड़क पर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो संज्ञेय अपराध की सीमा में आ सकता हो तो तत्काल पुलिस हस्तक्षेप कर ही देती है। कोई निकल रहा हो, कोई पुलिस ऑफिसर निकल रहा हो, वो तत्काल रुककर हस्तक्षेप करता है। और ये हस्तक्षेप की ताकत उसे कहां से प्राप्त हो रही? 168, जो पूर्व में कितनी थी? 149, क्योंकि 19 का फर्क चल रहा है। तो 149 में 19 जोड़ देंगे 168 आ जाएगा। तो कहता प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से अंतक्षेप कर सकेगा, इंटरफियर करेगा। आप उससे कह नहीं सकते कुछ भी, वो इंटरफियर करेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य शब्द जो प्रयोग और जो शब्द का चयन है विधायिका के द्वारा, वो ये दर्शित कर रहा है कि अपनी पूरी क्षमता से निवारित करेगा। मीनिंग देयर बाय इफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड देन ही विल यूज द
नेसेसरी फोर्स, क्योंकि पूरी सामर्थ्य से निवारण करेगा, और निवारण करने के लिए जो कुछ चाहिए होगा वो सब करेगा। अगला कहता है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है, दोनों को देगा। आप संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना की इत्तला भर उसे मिल रही है कि अमुक संज्ञेय अपराध किए जाने की योजना बन रही है। अगर यह बात भी उसे पता लग रही है तो भी उसे दो व्यक्तियों को सूचना देनी है, एक वो जिसका अधीनस्थ है और जिसे उस अपराध का निवारण करना है, ये जिसे उस अपराध का संज्ञान करना है। उसे निवारण करना कई बार ऐसी ड्यूटीज होती, ऐसे अपराध होते हैं जिनका निवारण करना विशेष जो अधिनियमितियां हैं, जो विशेष स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, उन स्पेशल एक्ट में स्पेशल प्राधिकारियों का कर्तव्य होता है वो उन अपराधों का निवारण करें। जैसे आबकारी अधिनियम, उसमें शराब के संबंध में संज्ञेय अपराध, इनके किए जाने का वर्णन है, और उन अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने का हक आबकारी विभाग के लोगों को है। तो अगर उसके संबंध में कोई परिकल्पना की इत्तला, कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो रही है, तो वो जिसका अधीनस्थ है उसे तो बताएगा ही, साथ ही साथ जिसका कर्तव्य उस अपराध का निवारण करना है उसे भी सूचित करेगा। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे कई बार टैक्स इवेशन होता है, हालांकि टैक्स का इवेशन ये अपराध नहीं है, टैक्स का इवेशन सिविल लायबिलिटी है। हमने आपसे कई बार चर्चा की थी कि अनुतोषों के कई प्रकार हैं, अनुतोष सिर्फ एक प्रकार का हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके अपकृत्य अलग अलग प्रकारों के हैं, इसलिए अनुतोषों के प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं। जिससे संविदा भंग के प्रति जो अनुतोष आपको मिलेगा वो अनुतोष अपकृत्य के मामलों में नहीं मिलेगा, जो अपकृत्य के मामले में मिलेगा वो आपराधिक मामलों में नहीं मिलेगा। तो अनुतोष और कृत्य, इसके बीच एक संबंध है, और कृत्य के अनुरूप अनुतोष ये बताया गया है। हर चीज के प्रति एक अनुतोष नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, वहां भी हम लोगों ने देखा है कि हर चीज के प्रति न्यायिक अनुतोष ये हो ऐसा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो न्यायिक अनुतोष नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल अनुतोष है, इंपीचमेंट आएगा, पद से हटा दिए जाएंगे। तो अनुतोषों का एक ही प्रकार हो ऐसी बात नहीं है, अनुतोष तो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार की चीजें दी रहती हैं अधिनियमों में। यहां अगर टैक्स इवेशन है तो टैक्स इवेशन यद्यपि अपराध नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आगे कोई ऐसा कोई टैक्सिंग लॉ बनाया जाए जिसमें टैक्स का इवेशन अपराध भी माना जाए। जैसे जब जीएसटी लागू कर रहे थे तो एक क्लॉज आया था कि जीएसटी अधिनियम में ये जीएसटी को बचाना, इसे अपराध घोषित किया जाए, लेकिन फिर उस क्लॉज को वापस लिया गया। तो अपराध घोषित भी किया जा सकता है आगे कि अगर आप टैक्स इवेशन करोगे तो अपराध होगा। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो क्या होगा, पुलिस अधिकारी अगर उसे इत्तला प्राप्त हो रही है कि कोई ऐसा संज्ञेय अपराध, कोई ऐसा कृत्य जो संज्ञेय अपराध भी है, उसे करने की योजना बन रही है और उस अपराध के संबंध में कार्रवाई करने का हक किसी और का है, जैसे बिजली चोरी, तो बिजली चोरी के संबंध में कार्रवाई करने का हक पुलिस का नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रवर्तन दल है वो लिखाते हैं। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन उन्हें दे देंगे, क्योंकि उनका जन्म
अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए ही हुआ है। इसलिए आपका 168 और 169 दोनों आप एक ही योजना के दो भाग समझ सकते हैं। ये दो सेक्शन अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों सेक्शन एक ही उद्देश्य की आपूर्ति हेतु बने हैं, और वो उद्देश्य क्या? अपराधों का निवारण। तो अगर संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तला पुलिस को मिल रही है, तो वो उसे संबंधित प्राधिकारियों को देंगे, और अगर उनके समक्ष हो रहा है तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक संज्ञेय अपराध का किया जाना निवारित करे, और पूरी सामर्थ्य के, ठीक है, पूरी सामर्थ्य जितनी उसमें है उससे उसे निवारित करे। ऐसा आपका 168 और 169। अब 170 और आगे की स्थिति की बात करती है। 170 कहती है, जो पुरानी कितनी है? 151, जो पुरानी धारा 151 सीआरपीसी, वो कहता है कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी है। क्योंकि अगर पूरी सामर्थ्य से निवारण कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि अगर हमने आपको गिरफ्तार नहीं किया तो फिर हम रोक नहीं पाएंगे, तो फिर यद्यपि आपने कोई अपराध अब तक किया नहीं है, सामान्य नियम क्या है? गिरफ्तारी अपराध करने पर है, और यहां काहे पर गिरफ्तारी? अपराध किया जाना रोकने के लिए। और जब अपराध किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, इसका मतलब ये हुआ कि संबंधित व्यक्ति ने अभी अपराध किया नहीं है, करने की संभावना है, और अगर कर ही दे तभी हम उसे गिरफ्तार करें तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। तो इसलिए एक ताकत दी गई जो पुरानी सीआरपीसी में धारा 151 की ताकत कहलाती थी, वर्तमान में 170 कहता है कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। यानी पुलिस अधिकारी को अगर यह लग रहा है कि अपराध का किया जाना अन्यथा रोका ही नहीं जा सकता, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को बिना वारंट, कहता है कि बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। और अब तक पुलिस जिसे गिरफ्तार करती आई है वो अपराध के आरोप पर गिरफ्तार करती आई है, और जब अपराध के आरोप पर व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो पिछले सेक्शंस काम आते हैं, और पिछले सेक्शन ये कहते हैं कि अपराध करने के आरोप पर अगर व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो उसे उसके अधिकारों से सूचित किया जाएगा कि आपको जमानत प्राप्त करने का हक है। उसे यह भी बताया जाएगा कि उसे किस अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना होगी, उसमें उसकी गिरफ्तारी सूचित की जाएगी, और वहां डिजिटल मोड में उसको प्रदर्शित किया जाएगा। वहां का अधिकारी यह बताएगा कि इतने व्यक्ति अपराध के आरोप पर गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सारी चीजें इस सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तारी होने पर भी एप्लीकेबल होंगी, और ये सारे काम होंगे। यद्यपि ये व्यक्ति अपराध के आरोप पर गिरफ्तार नहीं है, और इसीलिए अलग से सेक्शन बनाना पड़ा है, क्योंकि वे सेक्शन रिलेवेंट होंगे जब अपराध करने के आरोप पर व्यक्ति गिरफ्तार होगा। और यहां अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी हो रही है। तो जब अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी हो रही है, तो जो सुविधा आप अपराध करने के आरोप पर व्यक्ति को गिरफ्तार होने की दशा में प्रदान करेंगे, देंगे, वो यहां इस व्यक्ति को क्यों नहीं देंगे, जबकि इसका दोष
उन व्यक्तियों की तुलना में तो कमी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ने डिसाइड किया है कि इस व्यक्ति को, जिसे अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है, इसे भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना जरूरी होगा। आप मना नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे आप इसे निरुद्ध रखेंगे तो 24 घंटे से अधिक तो आप उसे निरुद्ध नहीं रख सकते। तो इसे निरुद्ध रखने का कोई कारण आपके पास नहीं है। तो अगर 24 घंटे से अधिक आप रख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले ही जाना होगा। अगर कोई और कारण है, जैसे आपने अपराध करने के आरोप पर अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया, अब आपने जब इन्वेस्टिगेशन तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इसी बीच आपको सूचना मिली कि इस व्यक्ति ने अपराध भी कर रखा है, अब आपने उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया, तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे लेकर जाएंगे ही। और अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसे एक युक्तिसंगत समय के बाद छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। आप उसे 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते। अच्छा, चूंकि उसने कोई अपराध किया ही नहीं, इसलिए आप उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तो कभी ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे तो अधिकारिता, अपराध अगर व्यक्ति ने किया है और अपराध के आरोप पर गिरफ्तारी है, तब उसे अधिकारिता मिलती है अंतर्गत धारा 167, जो पुरानी सीआरपीसी में 167 है, उसमें 19 जोड़ लीजिए, वर्तमान की धारा आ जाएगी बीएनएसएस की। तो वहां तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अधिकारिता तब मिलेगी जब व्यक्ति अपराध के आरोप पर गिरफ्तार हो। यहां अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, तो वहां ले नहीं जा सकते। अच्छा, अब एक चीज तो आई गई कि इस व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो इसके कार्यों से शांति भंग की आशंका है, इतना तो तय हो गया, ठीक है। तो एक बार इस सेक्शन में गिरफ्तारी होने पर पुलिस के सामने दो ऑप्शन है। एक तो सीधी बात, आप 24 घंटे से अधिक तो निरुद्ध रखेंगे ही नहीं किसी भी सूरत। अगर आप 24 घंटे से ऊपर निरुद्ध रख रहे हैं तो आप अनुच्छेद 22 का भी वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है गिरफ्तारी कोई हो, किसी भी तरीके की गिरफ्तारी हो। हम लोगों ने देखा था जब हम लोग विधायिका के विशेषाधिकार पढ़ रहे थे, तो विधायिका के विशेषाधिकार जब हम लोगों ने पढ़े थे तो देखा था एक संपादक महोदय की गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें लखनऊ में लाकर होटल में रखा गया था, हैबियस कॉर्पस पड़ गई थी, क्योंकि 7 दिन तक उन्हें रखा ही गया, कुछ किया नहीं गया। और यही तर्क लिया गया था कि अनुच्छेद 22 व्यक्ति को मूल अधिकार देता है कि उसे किसी भी दशा में 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। अगर आप 24 घंटे से ज्यादा उसे गिरफ्तारी में रख रहे हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले ही जाना पड़ेगा। इसलिए अनुच्छेद 22 कब मिलता है? गिरफ्तारी की दशा में। और अनुच्छेद 22 में यह बिल्कुल नहीं लिखा है कि अपराध के आरोप पर गिरफ्तारी की दशा में। वहां शब्द प्रयोग है गिरफ्तारी की दशा में। इसलिए इस धारा में जो व्यक्ति गिरफ्तार है, इसे भी अगर आप 24 घंटे या उससे अधिक निरुद्ध रखना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और उस दशा में आपको जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा वो मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है, क्योंकि अनुच्छेद 22 यही कहता है। और अनुच्छेद 22 भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। और अनुच्छेद 22 यह भी कहता है कि अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगा। तो वहां स्पेसिफिकली निवारक निरोध संबंधी विधियों को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन बीएनएसएस निवारक निरोध संबंधी विधि नहीं है। निवारक निरोध संबंधी विधियां मकोका, रासुका,
यह है निवारक निरोध से संबंधित विधियां। तो ये सेक्शन, इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके अगर पुलिस अधिकारी ने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसे अनुच्छेद 22 उपलब्ध है। और जब अनुच्छेद 22 उपलब्ध है तो एक बात तो तय हो गई कि इसे 24 घंटे से अधिक, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए बिना निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। और यह बात सब सेक्शन 2 से और क्लियर हो गई। यानी अगर सब सेक्शन 2 न भी हो तो भी अनुच्छेद 22 के कारण से 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए बिना उसे निरुद्ध नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन यहां तो क्लियरली सब सेक्शन 2 ही है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। इसके सिवा नहीं रखा जा सकता उसको। यह बात क्लियरली लेट डाउन कर दी। कहां? 170 सब सेक्शन 2 में। न करते हैं तो भी अनुच्छेद 22 यही पोजीशन ला देता। लेकिन जहां तक हो आपको सस्ता अनुतोष यह मिलना चाहिए। अगर अनुच्छेद 22 प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको जाना पड़ेगा या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और यह जनरल लॉ ऑफ द लैंड है। अगर इसी में यह बात लिख दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप 170 सब सेक्शन 2 के प्राधिकार को देखते हैं तो किसी भी दशा में 24 घंटे से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। अब सवाल यह है कि आप कचहरी जाए तो बहुत बार 151 इसके अंतर्गत जिसको गिरफ्तार किया गया, यानी वर्तमान में 170, इसके अंतर्गत जिसे गिरफ्तार किया गया उसे भी जेल भेज देते हैं। अब वो जेल कैसे जाता है? ठीक है ना, उसे कैसे निरुद्ध कर देते हैं जेल में? सवाल यह पैदा होता है। तो एक बड़ी सीधी बात है। और आप ये भी देखते हैं कि जितने 151 में गिरफ्तार होते हैं, यानी वर्तमान की 170 में गिरफ्तार होते हैं, सबके सब संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लाए जाते हैं। और संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां आप बेल बॉन्ड फाइल करते हैं, प्रतिभुओं सहित और प्रतिभुओं रहित। और उसके बाद उसे छोड़ा जाता है और कई बार वहीं से जेल भी भेजते हैं। तो ये सब होता कैसे है? क्योंकि यहां तो सीधे लिख दिया कि 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक बात और लिखी है, और वो क्या लिखी है कि उसका आगे और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। यानी 24 घंटे से अधिक केवल उस दशा में निरुद्ध नहीं रखेंगे जबकि अन्य कोई विधि है उसका 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रहना प्राधिकृत भी नहीं करती और अपेक्षित भी नहीं करती, तब 24 घंटे से ज्यादा नहीं। अब यह होता कैसे? किया पुलिस अधिकारी ने क्या कि आपको संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया, कुछ देर बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम 24 आवर पूरे होने से पहले उसे छोड़ना ही होगा। लेकिन पूरी सीआरपीसी या पूरी बीएनएसएस एक साथ पढ़ी जाएगी, जितने सेक्शन उसके हैं वो एक साथ एप्लीकेबल होंगे। ये तो सुविधा के लिए, पढ़ने में सुविधा रहे, इसके नाते हम अलग अलग सेक्शन अलग अलग करके पढ़ते हैं। अदरवाइज बीएनएसएस के जितने सेक्शंस हैं लागू तो एक साथ होंगे, और जब एक साथ लागू होंगे
तो सीधी सी बात है, ये व्यक्ति जिसके बारे में हमारा कहना यह है कि इसे संज्ञेय अपराध करने से रोका ही नहीं जा सकता था यदि हम इसे गिरफ्तार न करते, तो इस व्यक्ति के संबंध में उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अवगत कराया जाना जरूरी है, जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर यह व्यक्ति रह रहा है, क्योंकि इसके कार्यों से शांति भंग की आशंका ये तो है ही है भाई। इसके जब ये संज्ञेय अपराध करने से, हमारा कहना यह है, यानी पुलिस ऑफिसर का कहना यह है कि संज्ञेय अपराध करने से हम इसे रोक ही नहीं सकते थे अगर हम इसे गिरफ्तार न कर लेते। तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वो संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अवगत कराए कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कोई ऐसा काम कर सकता है। भाई इस मौके पर तो हम पहुंच गए और हमने संज्ञेय अपराध करने से उसे रोक दिया, लेकिन हर बार हम पहुंच थोड़ी जाएंगे। इसलिए निवारक कार्रवाई इस व्यक्ति के विरुद्ध शुरू की जाए, इस आशय की रिपोर्ट पुलिस को संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देनी ही चाहिए, और इसीलिए वो आपको लेकर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास आते हैं, ठीक है, और उसके न्यायालय में उपस्थित कर देते हैं, और फिर आपसे 107 जो वर्तमान में कितनी हो गई 126, ठीक है ना, उसका नोटिस तत्काल डाउन अप करके और 111 में वो नोटिस आपको सर्व कराया जाएगा, ठीक है। 111 यानी 19 एक 20 अब 130 में, अब 130 में वो नोटिस आपको सर्व कराया जाएगा, वो आपको पढ़कर सुना दिया जाएगा, वो सारी चीजें होती हैं। और फिर वहां आपसे क्या मांगते हैं, अंतरिम बंध पत्र, ठीक है, जो कि 116 में पहले मांगा जाता था, अब 135 सबसेक्शन 3 में मांगा जाता है, ठीक है ना। और आपके खिलाफ जांच प्रारंभ हो जाती है, कहते हैं कि 107-16 की कार्रवाई शुरू हो गई और अब आपको तारीखों पर आना है, और बंध पत्र अंतरिम आपसे मांगा जा सकता है 135-3 में। और अगर आपने जो बंध पत्र दिया, ठीक है, उसके साथ जो प्रतिभू आपने प्रस्तुत की है, क्योंकि वहां अंतरिम बंध पत्र कैसा है, प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं रहित, तो आपसे प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं रहित बंध पत्र मांगा जाएगा और वो आपको देना पड़ेगा, वही आप वहां देते हैं। और वहां क्या लिखा है 121, और अब वर्तमान की कितनी हो गई 121 में 19 जोड़ दें, ठीक है, तो 140 हो जाएगी। 140 के अंतर्गत पुलिस को ये मजिस्ट्रेट को ये ताकत है कि जो प्रतिभू आपने दिए उनकी वो जांच कर सकता है, और अगर उन प्रतिभुओं की स्थिति से वो संतुष्ट नहीं है तो आपसे नए प्रतिभुओं की मांग कर सकता है, और अगर आप तत्काल नए प्रतिभु देने में सक्षम नहीं हैं तो आप कहां जाएंगे, जेल, क्योंकि जब तक अंतरिम बंध पत्र नहीं आ जाएगा तब तक आपको कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस से आपको इन दशाओं में कारागार में भी भेजा जाता है। अदरवाइज जहां तक इस सेक्शन मात्र का सवाल है, तो इस सेक्शन मात्र में अधिकतम आपको निरुद्ध रखा जा सकता है 24 घंटे पूरे होने से 1 मिनट पहले तक, उसके बाद पुलिस को छोड़ना ही होगा। लेकिन फिर अगर पुलिस ऐसे ही छोड़ देगी तो उसके पास जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई आप ये कह रहे थे कि इनके कार्य ऐसे हैं, ये संज्ञेय अपराध करना चाहते थे और बड़ी मुश्किल से हम इन्हें रोक पाए, जब हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया तब हम रोक पाए, यह है आपका कहना। तो अगर यही बात सही है तो फिर आपने संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना क्यों नहीं दी, जबकि
पूर्व की धारा 107 और वर्तमान की 126 आप पर यह दायित्व तो रखती है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अवगत कराएं कि उसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई ऐसा है जिसके कार्यों से शांति भंग हो सकती है। तो ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में आपका यह कहना है, क्या इसके कार्यों से शांति भंग की कोई आशंका यह ही नहीं? और अगर नहीं है तो आपकी ये बात क्यों मान ली जाए कि आपने संज्ञेय अपराध को करने से निवारित करने के लिए इसे गिरफ्तार ये किया था? हम ये क्यों ना माने कि आपने अकारण इसको गिरफ्तार किया? और अगर अकारण आपने गिरफ्तार किया है तो आपके खिलाफ मिथ्या कारावास की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना, मिथ्या कारावास नामक अपकृत्य की कार्रवाई आपके खिलाफ क्यों ना शुरू हो, या किसी को जबरदस्ती निरुद्ध रखने के लिए जो भी कार्रवाई दांडिक विधियों में हो वो क्यों ना चलाई जाए? इसलिए पुलिस हमेशा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती है और जब भी वो इस धारा में गिरफ्तार करती है तब तब वो छोड़ सकती है ऐसे ही, लेकिन छोड़ती नहीं है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाती है और वहां आपसे ठीक है अंतरिम बंधपत्र मांगा जाता है। पूर्व में 116 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करके और अब वर्तमान में 135 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करके, ठीक है। तो आपका 170(1) और 170(2), 171 कहता लोक संपत्ति की हानि का निवारण। पुलिस अधिकारी को यह भी ताकत है कि पब्लिक प्रॉपर्टी अगर इसे कोई डैमेज आप कर रहे होंगे तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी। कहता है किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में, किसी भी पुलिस अधिकारी की, तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, जीआरपी उसका जुडिक्शन है। हमने आपको कई बार बताया है कि दो प्रकार की पुलिस फोर्सेस हैं जो रेलवे से संबंधित हैं, एक आरपीएफ, दूसरा जीआरपी। और आरपीएफ का जो जुडिक्शन है वो काय पर है? रेल और उससे संबंधित अपराध जो कि रेलवे एक्ट इसमें किए जाते हैं। आपने पटरी तोड़ी, आप बिना टिकट चल रहे थे, आपने रेल को कोई नुकसान पहुंचाया, आरपीएफ ये कार्रवाई करेगी क्योंकि वो रेलवे की पुलिस है और वो रेलवे और उसकी संपत्तियों की रक्षा के लिए बनाई गई है। और अगर स्टेशन या रेलवे के क्षेत्रों के भीतर आप वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता और पूर्व में आईपीसी इससे संबंधित अपराध करेंगे तो जीआरपी, वो राष्ट्रीय रेलवे पुलिस है, वो कार्रवाई करेगी। आप स्टेशन पर खड़े हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी ट्रेन, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और वहां सिविल पुलिस का अफसर खड़ा है, ये सिविल पुलिस का कर्मचारी ये खड़ा है और वो सिविल पुलिस का कर्मचारी यहां का भी नहीं है, वो सहारनपुर का है। और जहां तक अर्थान्वयन जाता है, हम ये नहीं गारंटी ले रहे कि मेरा अर्थान्वयन सही है क्योंकि इस संबंध में कोई केसला हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो कुछ बेयर कह रहा है इसके मुताबिक तो यह भी है कि तमिलनाडु का पुलिस अधिकारी हो तो वो भी इस ताकत का उपयोग कर सकता है जो बेयर कह रहा है। क्योंकि बेयर क्या कह रहा है? किसी पुलिस अधिकारी की, उसने कहा किसी पुलिस अधिकारी की। यह सही है कि प्रत्येक राज्य की अपनी पुलिस है, यह ठीक है, लेकिन बेयर में जो शब्द प्रयोग है वो शब्द प्रयोग किसी पुलिस अधिकारी, ये कहा ठीक है, शब्द प्रयोग किया गया है और किसी पुलिस अधिकारी का मतलब कोई पुलिस अधिकारी ये हुआ। और चूंकि बीएनएसएस
ये आपराधिक विधि है। और क्रिमिनल जो लॉज हैं इनके इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या है? शाब्दिक अर्थान्वयन। और शाब्दिक अर्थान्वयन में होता क्या है? हमने आपको कई बार कहा कि शाब्दिक अर्थान्वयन की एक ऐसी रीति है जिसमें शब्द का प्रचलित और सामान्य अर्थ यह ग्रहण किया जाता है। हमने आपको कई बार कहा है कि निर्वचन की अनेकों रीतियां हैं। निर्वचन की कोई एक रीति नहीं है, निर्वचन की अनेकों रीतियां हैं। उनमें से एक रीति शाब्दिक अर्थान्वयन ये भी है। और शाब्दिक अर्थान्वयन की रीति ये अपेक्षा करती है कि शब्द जो इंस्टीट्यूट में आया है उस इंस्टीट्यूट का जो सामान्य अर्थ निकल सकता है वही अर्थ निकाला जाए। यानी शब्द जिस भाव स्थिति को व्यक्त करने के लिए सामान्य तौर पर समाज के सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है, आप उसका वही अर्थ लें जब तक कि स्वयं विधायिका ने उसको कोई विशेष अर्थ न दिया हो, तब तक आप वही अर्थ लेंगे। तो किसी पुलिस अधिकारी का मतलब कोई पुलिस अधिकारी यही निकल रहा है। और कोई पुलिस अधिकारी का मतलब कि अगर केरल का पुलिस अधिकारी है तो उसका कर्तव्य भी वो होगा जो लोक संपत्ति को क्षति के संबंध में उस स्थान पर कार्रवाई करने के लिए सशक्त पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। इन दोनों कर्तव्यों में कोई भिन्नता हो ही नहीं सकती। जैसे एक निर्वचन की रीति यह भी है कि उद्देश्यात्मक अर्थान्वयन किया जाएगा, वो अर्थान्वयन ग्रहण किया जाएगा जो अर्थान्वयन अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता हो। जैसे हम लोग सुबह चर्चा करेंगे, बात आएगी कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या निकला? राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक मंत्री अपने पदों पर रहेंगे। क्या यह बात ऐसे ही समझ लीजिए? अगर राष्ट्रपति किसी से नाराज हो जाए तो क्या हटा पाएंगे किसी मंत्री को? तो इसका उत्तर है नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि लिख देने से कुछ नहीं होता। आपसे भी कह दिया जाता है कि अरे आप ही का घर है, ठीक है, तो क्या इतना कहते ही घर तुम्हारा हो जाता है कि तुम कहीं भी घुस जाओगे? ये तो बोलने का एक तरीका है, आपको बड़प्पन देने का, आपको सम्मान देने का। लेकिन वही बात कि सम्मान का अर्थ ये तो नहीं हुआ कि तुम सिर पे ही चढ़ते चले आओ। अगर हमने ये कह दिया कि घर आप ही का है तो आप हमारे घर में ही घुस जाओ, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। और अगर ऐसा करोगे तो परिणाम देखोगे। तो यही सिचुएशन भारत के संविधान में है। ये कहा जरूर कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति महोदय अगर प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना उसके किसी कलीग को हटाएंगे तो राष्ट्रपति महोदय को तत्काल परिणाम दिखेगा, या तो मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाएगा और तब राष्ट्रपति महोदय बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ तो उन्हें तत्काल नया मंत्रिमंडल चाहिए, क्योंकि एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, उन्हें नया मंत्रिमंडल चाहिए तुरंत। और नया मंत्रिमंडल आएगा कहां से? क्योंकि मेजॉरिटी में तो ये है। और अगर आपने 75 की ताकत का इस्तेमाल किया कि राष्ट्रपति जिसे चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं तो कर दीजिए, वो प्रधानमंत्री कर क्या पाएंगे? वो तो कोई विधायी प्रस्ताव और कोई वित्तीय प्रस्ताव ये लोकसभा से पारित ही नहीं कर पाएंगे। तो आप करेंगे क्या?
ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय तत्काल बहुत समस्या में होंगे। इसलिए ये बात सिर्फ कहने की है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, लेकिन एक चीज निकल रही है, और वो चीज क्या है कि राष्ट्रपति महोदय इनके प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेगा। प्रैक्टिकली हमें यह दिखता है ये संभव नहीं है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा पाए। लेकिन फिर आखिर इसे लिखने की वजह ही क्या है? क्या केवल राष्ट्रपति को सम्मान देना? क्या यही वजह, एकमात्र वजह है? ठीक है, तो एकमात्र वजह तो ये कहने की, ठीक है, कि आपका ही घर है, ये कहने की भी एकमात्र वजह संबंधित व्यक्ति को सम्मान देना नहीं होती, उससे अच्छे संबंधों का प्रदर्शन, ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब सामान्य जीवन में इस प्रकार के विनम्र शब्दों के प्रयोग के पीछे एकाधिक वजह होती हैं, तो देश के जीवन में अगर यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति इनके प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे, तो इसकी एक वजह सिर्फ राष्ट्रपति को सम्मान देना यह तो नहीं हो सकती, कोई और वजह यह भी है। ठीक है, तो वो वजह क्या है? अगर मंत्री प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के पद धारण करेंगे तो प्रधानमंत्री भी उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसे ऐसे भी समझा जाएगा, क्योंकि मंत्री और प्रधानमंत्री ये अलग अलग नहीं है। हां, वो अपनी इच्छा से हटाना चाहेंगे तो उन्हें दिक्कत बहुत आ जाएगी, और वो इतनी बड़ी दिक्कत होगी कि राष्ट्रपति महोदय के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, तो काहे? इसलिए दी गई क्योंकि राष्ट्रपति ने जो संकल्प लिया है वो काहे का? संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का। अगर कभी कोई प्रधानमंत्री या अगर कोई मंत्री कभी इस पर अड़ जाए कि हम विश्वास मत खो चुके लोकसभा में और फिर भी नहीं हटेंगे अपने पद से, यह भी तो हो सकता है भाई, यह भी तो हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस पारित हो गया और वो कहते हैं हम इस्तीफा देंगे ही नहीं। यद्यपि आज तक भारत में यह स्थिति नहीं आई है, इवन चुनाव हारते हैं और फिर भी लोकसभा का टेन्योर बाकी है, फिर भी जाके इस्तीफा दे देते हैं। चाहे तो 5 साल तक तो रहेंगे ही, 5 साल बाद शुरू होगी नई लोकसभा, और नई लोकसभा का चुनाव पहले हो गया है भाई, महीना 2 महीना बकाया है, तो भी जाकर के इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अगर कोई न दे, मान लो हम हार गए चुनाव और लोकसभा इसका कार्यकाल भी खत्म हो गया, उसके बाद भी हम कहते नहीं हटेंगे, भाई हटाओगे कैसे भाई? जब तक हम अपने पद पर हैं, क्योंकि अगर तुम भी हमारे समान बदतमीज हो जाओ कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं और तुम पुलिस भेज के हमें हटवाओ वहां से, तो जितने हम बदतमीज उतने ही आप बदतमीज। सबसे पहले हमें अपने पद से हटना तो चाहिए, तो हमें हटाएगा कौन? हटाने के लिए या तो हम इस्तीफा दे दें, ठीक है ना भाई, या तो हम इस्तीफा दें, वो हम दे नहीं रहे, तो आखिर कैसे हटाएं? और ड्यूटी किसकी हटाना? राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण ये किसे करना है? राष्ट्रपति को। इन सिचुएशंस को सोचकर ये राष्ट्रपति को ताकत दी गई कि उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कि अगर कभी ऐसी पोजीशन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण शुरू हो जाए, तब राष्ट्रपति अपनी इस ताकत का उपयोग करेंगे और संबंधित मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देंगे कि आप पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी में है, यानी संविधान के अनुकूल उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो तुम्हारी इस प्रसाद पर्यंत की ताकत का कोई मतलब आई नहीं। यानी तब ये केवल राष्ट्रपति की गरिमा इसे बढ़ाने वाली है
और अदरवाइज जरूरत के समय में इसका उपयोग ठीक से भी हो सकता है। तो यहां एक पर्पजिव इंटरप्रिटेशन संविधान के उपबंधों का लिया जा रहा है और राष्ट्रपति की शक्तियों का उद्देश्य के साथ सामंजस्य बिठाकर उसका अर्थान्वयन यह किया जाता है। यहां भी यहां उद्देश्यात्मक और लिटरल दोनों अर्थ अगर निकालें तो एक ही अर्थ निकलता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का मतलब यही निकलेगा कि तमिलनाडु का पुलिस अधिकारी भी, जिसका कोई मतलब शाहजहांपुर के पुलिस, ठीक है, शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई जा रही सार्वजनिक संपत्ति की हानि से नहीं है, उसे भी ये ताकत मिल रही है, ऐसा लगता है। हम कंफर्म कुछ नहीं कह रहे क्योंकि स्टैट्यूट की व्याख्या करना न्यायालय का काम है और इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारी शब्द का क्या मतलब है इस पर कोई अथॉरिटी अभी तक नहीं देखी। लेकिन फिर भी जो उपलब्ध कानूनी ज्ञान मेरा है उसके मुताबिक प्रत्येक पुलिस अधिकारी का अर्थ यहां पर किसी भी राज्य के और किसी भी स्तर के पुलिस अधिकारी से ही लिया जाएगा और उससे वही ताकतें प्राप्त रहेंगी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के संबंध में जो ताकतें उस स्थान पर नियुक्त पुलिस अधिकारी को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के संबंध में प्राप्त रहेंगी, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, क्या कहता है देखें, कहता किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, देखिए आपकी दृष्टि की सीमा ये सीमित है, लेकिन आपकी जितनी सीमा है दृष्टि की उतनी ही सबकी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपकी दृष्टि की सीमा है, आपकी दृष्टि, हमने कल भी चर्चा की थी आपसे कि ये आपकी सुनने की शक्ति की सीमा है कि आपको यहां से गुजरती सब आवाजें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन यहां से आवाजें नहीं गुजर रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यहां रेडियो लगाई है, अभी चैनल नंबर 9 और बीबीसी लंदन में जो आदमी बोल रहा है वो भी सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल पर आप जो कुछ सुन रहे हो, मोबाइल हटा दीजिए, नहीं सुनना है। आपने लगाया हुआ इसलिए आपको सुनाई पड़ रहा, वो बात हमें नहीं सुनाई पड़ रही क्योंकि हमने उस नंबर का मोबाइल नहीं लगा रखा है, लेकिन आवाज है तभी तो यहां बैठ के इन्हें सुनाई पड़ रही। अगर आवाज ही नहीं है तो सुनाई क्या पड़ रहा है। हमने कहा ना कि आपकी हर दृष्टिकोण से एक क्षमता है, आप वो चीजें उन गंधों को अनुभव नहीं कर पाते, कुत्ता करता है। अगर गंध नहीं है तो कुत्ता सूंघ किसे रहा है, तुम वो गंध नहीं सूंघ सकते, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि गंध नहीं है, वो तो है ही है। आपके सुनने की एक क्षमता है, आपके सूंघने की एक क्षमता है, आपके देखने की एक क्षमता है, लेकिन ये आपकी क्षमता है, उससे आगे क्षमताएं नहीं है ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपकी तो क्षमता ही है। ठीक है, तो यहां दृष्टिगोचरता इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इस शब्द का इस्तेमाल कानूनों में खूब होता है, यानी एक मनुष्य के देखने की सीमा जहां तक है, पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता की जो सीमा है वो हो सकता है एक सामान्य मनुष्य से कम हो। ठीक है ना, इसलिए यह नहीं लिखा कि मनुष्य की दृष्टिगोचरता की सीमा में, यह नहीं लिखा क्योंकि भाई हमें रतौंधी का रोग है, हमें इतनी दूर का दिखाई देता है। ठीक है, आप सामान्य मनुष्य, आपको मनुष्य जहां तक देख सकता है वहां तक दिखाई देता है। न तो यह लिखा कि दृष्टिगोचरता की सीमा में, तो वो गिद्ध की तो बहुत है भाई, फिर तो वो गिद्ध की बहुत है,
ठीक है, बाज की बहुत है, वो तो ऊपर उड़ रहा होता है, वो तो नीचे जमीन पर चलता हुआ शिकार दिखाई देता है। तो दृष्टिगोचरता की सीमा, ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं है। मनुष्य की दृष्टिगोचरता की सीमा, ये भी इस्तेमाल नहीं है। पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता की सीमा, जैसे हम लोगों ने देखा था, कहां हिंदू मैरिज एक्ट में क्या कहता है, कहता है कि याची के साथ, ठीक है, याची के दृष्टिकोण से प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, यानी वहां दृष्टिकोण किसका लगेगा, याची का। याची को यह लगता है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। हो सकता है याची के अलावा कोई और हो, उसे न भी लगे कि क्रूरता का व्यवहार किया है। जैसे हम सुबह नाराज हो रहे थे, यह हो सकता है कि आप खटपट ज्वाइन करते रहो, डिस्कनेक्ट करते रहो, किसी को कोई असर न पड़ेगी, संभव है, हमें पड़ता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का अलग स्वभाव है, किसी से कुछ कह दो, बेशर्म है थोड़ा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कहो। और कोई बहुत सेंसिटिव है, उसे जरा कुछ कहो, उसके मन पे बड़ा असर होता है। तो याची के दृष्टिकोण से प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, ठीक है। तो अगर याची ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि का है जहां बड़ा हाय हेलो की संस्कृति है, ठीक है, तो प्रत्यर्थी अगर उससे मेरठ या, ठीक है, आपका मुजफ्फरनगर में उसकी शादी हो जाए, तो हो सकता है उसे यही लगे कि ये तो हमसे बहुत क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो तू तड़ाक से बोलते हैं, ठीक है। तो तलाक हो जाएगा, क्योंकि याची का दृष्टिकोण ग्राह्य होगा क्रूरता के व्यवहार के संबंध में, अन्य व्यक्तियों का दृष्टिकोण ये ग्राह्य नहीं होगा, ठीक है। तो कानून हमेशा व्यक्ति को ध्यान में रखता है। यहां कहता है पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता, यह भी लिखा जा सकता था मनुष्य की दृष्टिगोचरता की सीमा में। तो मनुष्य की दृष्टिगोचरता की सीमा ये मानिए 100 मीटर है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी है जो वहां मौजूद था, उसकी दृष्टिगोचरता की सीमा 20 मीटर थी। और मनुष्यों में भी दृष्टिगोचरता की सीमा ज्यादा हो सकती है, भाई एक्सेप्शन होते हैं। अब उसकी दृष्टिगोचरता की सीमा सामान्य व्यक्तियों से अधिक थी। सामान्य व्यक्ति 100 मीटर तक देखते, वो 1000 मीटर तक देखता था। संभव है, यह भी संभव है। भाई आप ये सोचो, जब जो आप नहीं सूंघ सकते कुत्ता सूंघ सकता है, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आप नहीं देख सकते दूसरा देख सकता हो। और अगर पुलिस अधिकारी की सीमा, ठीक है, देखने की सामान्य मनुष्य से अधिक है, और उसने सार्वजनिक संपत्ति को होता नुकसान देख लिया था और जाकर के उसने निवारित किया, तो उसने देख लिया, यह कैसा तथ्य हुआ, विशेष तथ्य है। यह कैसा हुआ, विशेष तथ्य है। और इसे साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होगी, उसी व्यक्ति पर होगी। एविडेंस एक्ट के प्रोविजन यही कहते हैं कि अगर स्पेशल फैक्ट है, ये स्पेशल फैक्ट हो गया, आप ही जानते हैं कि आपके देखने की सीमा कितनी, ठीक है, क्योंकि सामान्य मनुष्य की उतनी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह विशेष तथ्य हुआ, और इसको साबित करने की जिम्मेदारी उस दशा में पुलिस अधिकारी पर ही जाएगी। जबकि अच्छा, दूसरी बात भी है, देखने में पुलिस अधिकारी सामान्य व्यक्ति दिख रहा है, उसके सामने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया जाता रहा और उसने कुछ नहीं किया। अब उस पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप ये लगा है। अब वो इंक्वायरी फेस कर रहा है और आपराधिक विचारण ये भी फेस कर रहा है, और वो अपना बचाव करना चाहता है, और उसका कहना है कि हमें अमुक रोग है जिसकी वजह से मेरी दृष्टिगोचरता की सीमा उतनी नहीं है,
जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मेरी दृष्टिगोचरता में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और हमने धारा 171 में वर्णित कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता। तब भी ये कि आपकी देखने की सीमा सामान्य मनुष्य से कम है, ये कैसा फैक्ट हुआ? स्पेशल। तब भी ये स्पेशल फैक्ट हुआ और तब भी इसे साबित करने की जिम्मेदारी किस पर जाएगी? स्वयं पुलिस अधिकारी पर। वो साबित करे कि ऐसा ही है जैसा वो कह रहा है। अब इसे साबित वही आपका मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी, वो किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट या ठीक है पर्चा ये पेश कर सकता है कि साहब हमारी दृष्टिगोचरता की सीमा इतनी है। वो विभिन्न साक्षी परीक्षित करा सकता है। वे साक्षी उन तथ्यों के बारे में न्यायालय को बताएंगे जिन तथ्यों में यह ध्वनित होता होगा कि अगर वाकई इस व्यक्ति की दृष्टिगोचरता की सीमा उतनी रही होती जितनी एक सामान्य मनुष्य की है, तो उन तथ्यों में जिनका वर्णन साक्षी कर रहे हैं कोई सामान्य मनुष्य वो व्यवहार नहीं करेगा जो इसने किया। उन तथ्यों में ठीक है, इसके लड़के की पिटाई हो रही थी, इसके किसी आत्मीयजन को चोट पहुंचाई जा रही थी और वो आत्मीयजन उतनी दूरी पर था जितनी दूरी पर इसे न दिखने की बात कही जा रही है और ये चुपचाप खड़ा रहा। यह तथ्य साबित करता है कि इसकी देखने की सीमा सामान्य मनुष्यों से कम है। कुल मिलाकर हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि बेर में जो शब्द है उसे पूरे विस्तार के साथ पढ़ना चाहिए। यहां लिखा है किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकेगा। उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि डीएम साहब से ऑर्डर लाए और एसपी साहब से ऑर्डर लाए और एसओ से ऑर्डर लाए, कुछ नहीं। वह अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकेगा। तभी आप देखें बल्ब तोड़ रहे हैं, वो 2 घंटा आप आपकी तत्काल वहीं रसीद करते हैं, तो चलो थाने, ठीक है, अपने ही प्राधिकार से, ठीक है, हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप एक विस्तृत शब्द हो गया और इसमें स्थिति के अनुकूल हस्तक्षेप की मात्रा घटाने या बढ़ाने का हक यह पुलिस अधिकारी को मिल गया, ठीक है। और हस्तक्षेप हमेशा सम्यक यह होना चाहिए और हमने आपसे पहले भी कहा कि सम्यक बड़ा अद्भुत शब्द है। सम्यक न ज्यादा की अपेक्षा करता है और न कम की करता है और यही सबसे कठिन है। दुनिया में सबसे कठिन काम यही है, क्योंकि सम्यक ये काम करने की जो प्रक्रिया है ये आप तभी अपना सकते हैं जब आप में पर्याप्त बोध हो, आपको पता हो कि कितना ठीक है। जब तक विवेक का प्रयोग नहीं होगा तब तक ये सम्यक शब्द संतुष्ट हो ही नहीं सकता। यहां इसीलिए उसने कहा अंतःक्षेप कर सकता है बस, और कोई एडजेक्टिव इन शब्दों के पहले या बाद में नहीं लगा हुआ है। पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में कोई सार्वजनिक संपत्ति या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो बोया, समुद्री चिन्ह, क्योंकि यहां बैठ के हम लोग उन कठिनाइयों का अंदाज नहीं लगा सकते जो समुद्र में नाविकों को पेश आती हैं, ठीक है। अब तो विभिन्न कार्यक्रम बनते हैं, उन्हें आप देखिए तो समुद्र में आप ओपन सी में हैं, चारों ओर कुछ नहीं दिख रहा और इसीलिए वहां जो पोत और बंदरगाह होते हैं वहां लाइट जला के रखते हैं जो किलोमीटरों से दिखाई देती है, ठीक है। और समुद्र में तो आपका दिशा का अंदाज ये भी नहीं आता, आप दिशा भटक सकते हैं और दिशा भटक गए तो ठीक है, हो सकता है आप जीवित वापस ही ना आए,
तो बंदरगाह की अगर लाइट दिखाई दे रही तो उससे दिशा तो पता लगती है क्या इस तरफ चलना, इधर धरती है, तो और आप उसे नुकसान पहुंचाएं, आप तोड़ दें, तो इससे जान माल का खूब नुकसान हो सकता है। इसलिए नौ परिवहन के चिन्ह, बोया, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई। बोया, बोया किसे कहते हैं? जैसे खेत में नाप हुई, अब हर बार नाप कराई जाए ये तो ठीक नहीं है, तो चिन्ह लगाते हैं कि यहां से आपका खेत है, यहां से आपका खेत है, यहां से आपका खेत है। आप गए, वो चिन्ह नहीं हटा रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में आप ऐसा कर रहे हैं, कर ही देंगे, तब तो रिश्ती का चैप्टर आएगा। पहले रिश्ती का चैप्टर आता था, वहां अगर आप ऐसा कर ही देंगे तब तो अपराध है। लेकिन करने से पहले ही अगर वहां कोई पुलिस अधिकारी मौजूद है, कोई पुलिस अधिकारी, जरूरी नहीं है उसी स्थान पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारी, और उसे दिख रहा है, उसकी दृष्टिगोचरता की सीमा में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आगे कहता है सभी 172 कहता सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होंगे। ये नया सेक्शन लाए हैं, इससे पहले इसकी जगह ये था कि बांट माप के खोटे चिन्ह, वो बांट माप के खोटे उपकरण, ये जहां रखे वहां पुलिस अधिकारी प्रवेश कर सकेंगे और उनको अपनी अभिरक्षा में ले सकेंगे। ये नया लाए है और इसकी बड़ी आलोचना भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस की शक्तियों को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होंगे। यानी जैसे आपका कर्तव्य है कि अगर वारंट के पालन में वे आपसे सहायता की अपेक्षा करते हैं तो आप उनकी सहायता करेंगे, तो आप यहां क्या करें, सभी व्यक्ति बाध्य होंगे, ठीक है। युक्त, ये तो हमने एक उदाहरण दिया, अगर कोई भी निर्देश युक्ति संगत, ठीक है, व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है पुलिस अधिकारी से, तो वह उसका पालन करने के लिए बाध्य है। क्या कहता है, सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को, यानी इस अध्याय के अधीन, यानी क्या है कि जैसे आपका संज्ञेय अपराध को निवारित करने के लिए अगर गिरफ्तारी जरूरी है तो वे गिरफ्तार कर सकेंगे। अगर संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना, इसकी सूचना उन्हें मिल रही है तो संबंधित एसएचओ को या उस अपराध का शमन करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है उस तक वो इंफॉर्मेशन देंगे, ये लिखा है। अब इस अध्याय के अधीन जो कर्तव्य पुलिस अधिकारी पर अधिरोपित, उनका पालन करने में अगर वो युक्ति संगत निर्देश आपको दे रहा है तो आप उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। उसे दिख रहा है कि अमुक स्थान पर संज्ञेय अपराध हो रहा है और अब अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी सामर्थ्य से वो उसे निवारित करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा। उसने आपने कहा फोन लगाओ एसएचओ को, एसपी को कॉल करो, हम भी कर रहे हैं भाई, हम भी कर रहे हैं, हम एसएचओ कॉल कर रहे हैं, तुम कप्तान साहब बताओ, तो तुम मना नहीं करोगे। ये युक्ति संगत निर्देश है जो उसके द्वारा आपको दिया गया है, और इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कर्तव्य के पालन के लिए जो निर्देश देना जरूरी है वो निर्देश वो आपको दे रहा है, इसलिए आप उसका पालन करेंगे। वो आपसे कह रहा है कि हमें मोटरसाइकिल से छोड़ो थाने ताकि हम फोर्स बुला सकें, आप मना नहीं करेंगे, ठीक है। कहता है कि अनुरूप होंगे। फिर कहता है कोई पुलिस अधिकारी उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इनकार करने, अवज्ञा करने या अवहेलना करने के लिए निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा, और या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीघ्रता से 24 घंटे की अवधि के भीतर मुक्त कर सकेगा जब अवसर बीत गया। यानी वो क्या करेगा कि आपने प्रतिरोध किया,
अवज्ञा की, उसकी बात ही नहीं सुनी, अवहेलना की, सुन ली लेकिन मोटरसाइकिल लेके चल दिया, तो वह रोक सकेगा आपको और गिरफ्तार भी कर लेगा। और फिर अगर 24 घंटे या तो 24 घंटे के भीतर वो आपको छोड़ देगा छोटे मामलों में, कि छोटा मामला है, अब तुमने नहीं किया, ठीक है, अवसर भी बीत गया और तुम्हें पर्याप्त 24 घंटे, हमने ये भी पर्याप्त दंड भी मिल गया भाई। 24 घंटे किसी को बंद रखना ये भी कोई छोटी बात थोड़ा ही है। आपको हम घर जाने नहीं देंगे, बैठो 24 घंटे। तो 24 घंटे या तो बीत गए, 24 घंटे तक छोटे मामलों में 24 घंटे तक निरुद्ध रख सकेगा, और अवसर बीत गया है, अवसर भी बीत गया और 24 घंटे तक हमने आपको ठीक भी कर दिया। अदरवाइज मजिस्ट्रेट के समक्ष आप ले जाएंगे, ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। तो 172, अच्छा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, हो सकता है बीएनएस में कोई नया अपराध भी इस संबंध में लाए हो, ठीक है। तो अभी चूंकि बीएनएस देखी नहीं है इसलिए नहीं बता सकते, आगे देख लेंगे, बात होगी। और अब हम लोग एफआईआर पर बात करेंगे, निवारक खत्म हो गया, अनुतोष।